वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। इसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे कूलॉम नियम, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल नियम। स्थिर वैद्युत बल नियम क्या है या कूलॉम का नियम किसे कहते हैं कि इसमें जो हमने दो आवेश लिए Q1 और Q2, उन्हें परस्पर हमने r दूरी पर मान लिया कि r दूरी पर रखे हुए हैं। ये आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं, दोनों Q1 भी धनात्मक हो सकता है, Q2 भी धनात्मक हो सकता है ये दोनों एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, या फिर दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यदि दोनों सजातीय आवेश हैं तो इनके बीच में कर्षण बल लगेगा, और दोनों एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो इनके बीच में कैसा लगेगा बल? आकर्षण बल। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो कूलॉम ने क्या बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो बिंदु आवेश है हमारे पास Q1 Q2, इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुपात समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे F प्रोपोर्शनल लगने वाला जो बल है आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे R², जहां K समानुपाती स्थिरांक है। बात समझ में आई? अब ये जो K है दो मानों पर या दो बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से हैं? ये लिखेंगे K की निर्भरता, ये जो है कौन सी दो बातों पर निर्भर करेगा? नंबर 1 मात्रक पद्धति में, इसकी मात्रक पद्धति पर निर्भर करेगा। दूसरा माध्यम पर। ये जो है K की निर्भरता दो चीजों पर निर्भर करेगी, एक तो मात्रक पद्धति पर, दूसरा है माध्यम पर। तो पहला पॉइंट क्या है? मात्रक पद्धति। K का मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसका मान नौ गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। K का मान जो है प्रयोगों के आधार पर इसका मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जिसका मान जो है कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है इसमें? इसका मान होता है 8.85 माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसको जहां एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2 किस में रखे हुए? निर्वात में रखे हुए। दूसरा सेकंड पॉइंट है इसकी माध्यम। यदि हमारे दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हो, माध्यम में क्या होता है? माध्यम जैसे दोनों आवेश, जैसे लकड़ी का माध्यम कहते हैं, लकड़ी का बुरादा हो, कांच की प्लेट लगा दें बीच में जिसमें आवेशों का प्रवाह जो है अवरुद्ध हो जाता है, प्रवाह जो है कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो यदि दोनों आवेश जो है किसी माध्यम में रखे हो तो F माध्यम बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के क्या हो गया? माध्यम हो गया। इस पर डाल देंगे समीकरण नंबर, पहले इससे पहले एक और समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर, इसका समीकरण 3 डाल दीजिए यहाँ पर समीकरण 3 से F निर्वात बराबर, क्योंकि पहले हम निर्वात था वहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपकी होगी समीकरण 4। माध्यम के लिए ये समीकरण 5 कहलाएगी। समीकरण 4 व 5 से के का मान जो है हमारा कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 से F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट है के का मान के की माध्यम पर निर्भरता। यदि हमारे दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हो तब क्या होगा?
तो F माध्यम वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माध्यम, या एफ माध्यम एम लिख लीजिए, जैसे 0 लिखा था यहाँ पर, नॉट लिखा था, यहाँ पर एम लिख देंगे माध्यम के लिए, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, जहां एप्सिलॉन एम बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता, पहले क्या था, एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता, एम है तो माध्यम की वैद्युतशीलता। समीकरण 4 व 5 से एफ निर्वात, निर्वात लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो, निर्वात लिख लीजिए यहाँ पर, बटे एफ माध्यम ये बटे ये करोगे तो ये कट ही जाएगा, क्या बचेगा, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको जो है बराबर मान लेते हैं एप्सिलॉन आर के, जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाएगी ये, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इन नियतांकों को क्या इसके बराबर मान लेते हैं एप्सिलॉन आर के, जैसे कहते हैं हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता। बहुत सी जगह लिखा हुआ है, इसको आपेक्षिक वैद्युतशीलता को ही बोलते हैं परावैद्युतांक। इसे या तो इसके बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, एनओटी नोट करके लिख लीजिए, के बराबर ही मान लेते हैं इसे, परावैद्युता, जिसे माध्यम में रखा था हमने। इसी सीरीज में अब अगला टॉपिक है आपका कूलाम नियम का सदिश रूपांतर। ये काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे पास दो आवेश थे Q1 और Q2, जिन्हें हमने x अक्ष और y अक्ष के मूल बिंदु से ले लिए। मूल बिंदु से इनकी सापेक्ष दूरी है R1 और R2। मूल बिंदु से Q1 आवेश की दूरी है R1 वेक्टर, Q2 आवेश की दूरी है R2 वेक्टर, जिन पर बल जो लग रहा है F12 ये बताया जाएगा। तो R1 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति R1 की जो दूरी है मूल बिंदु O से आवेश Q1 की स्थिति, R2 वेक्टर बराबर मूल बिंदु से के सापेक्ष
आवेश Q2 की स्थिति, ये मूल बिंदु हो गए। अब इन दोनों आवेशों के बीच की स्थिति क्या है, क्योंकि हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2 जिनकी दूरी R1 व R2 है, तो हम पुच्छ भाग से लेते हैं। जो तीर का जो देखो ये इधर है, ये इधर इसकी तरफ तीर है, ये वाला इस तरह, तो हम पुच्छ भाग से लेते हैं, पीछे तीर के भाग। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे, ये तीर का चिन्ह इधर की तरफ है, इसका तीर का चिन्ह इधर की तरफ है, तो ये दूरी जो R12 वेक्टर कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 की स्थिति, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति। ऐसे ही R21 बराबर Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति। ये बात समझ में आ गई होगी अब आपके, दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूं। R1 मूल बिंदु के सापेक्ष जो है Q1 की स्थिति, R2 मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति, कुछ भाग से लेंगे यहीं से सापेक्ष के लिए। R12 इन दोनों आवेशों के लिए अब करेंगे स्थिति सदिश की ज्ञात करेंगे, तो R12 वेक्टर बराबर Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, Q1 के सापेक्ष, देखिए कुछ भाग से तीर की तरफ चलेंगे, तो Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति। R2 बराबर तो Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति। इन पर लगने वाले बल देखिए, यदि दोनों आवेश हमारे पास कैसे हैं, सजातीय, दोनों ही आवेश धनात्मक हो सकते हैं या फिर ऋणात्मक हो सकते हैं, तो इनके बीच में कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। जब प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये बल जो है इधर की तरफ कार्य करेगा और ये बल जो है इधर की तरफ कार्य करेगा, तो F21 वेक्टर बराबर F21 बराबर क्या होगा, Q1 के कारण आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर आरोपित बल, ऐसे F12 बराबर किसके कारण होगा, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर आरोपित बल, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर आरोपित बल। बात समझ में आई? बल में विपरीत चलते हैं 2-1, तो Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, 1-2 Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल। बात समझ में? स्थिति सदिश में जोड़ तो चलेंगे, R1 की वेक्टर की है तो Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति। तो हम जो है कूलॉम के नियम से F12 के लिए लिखिए, क्या था हमारा 1/4πε0। पहले परिमाण लिखते हैं Q1 Q2 बटे R², जो भी तो लिखेंगे जो सूत्र है हमारा। अब स्थिति सदिश, स्थिति देखिए हमारे बल की जो दिशा किधर है, इधर की तरफ, स्थिति सदिश किधर की तरफ है, दूसरी तरफ।
F12 वेक्टर बराबर क्या होगा, K कूलॉम का जो नियम था, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, स्थिति सदिश क्या होगी हमारी R12 वेक्टर, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार इसके लिए F2 वेक्टर दूसरे उसके लिए वही कूलॉम का नियम, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, R21 वेक्टर, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से F1 F वेक्टर 12 बराबर समीकरण 2 से देखिए, जो हमारा आपने 11th क्लास पढ़ा होगा सदिश विश्लेषण में चैप्टर में, उसके अनुसार था F12 वेक्टर बराबर माइनस F21, ये नियम पढ़ा होगा आपने। यदि हमारे पास दो स्थिति सदिश इस प्रकार है परिणाम सदिश में इस तरीके से, तो A वेक्टर बराबर B वेक्टर, ये कब हो जाता था, जब माइनस का चिन्ह आगे लग जाता था। तो सेम वही है स्थिति सदिश में R1 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर। तो मैं समीकरण 2 में क्या लिख सकता हूं, F21 वेक्टर बराबर माइनस का चिन्ह आगे लगा दीजिए K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर R12 वेक्टर। अब यदि इसको देखें समीकरण 1 से, तो F121 वेक्टर बराबर क्या होगा, माइनस F12 वेक्टर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर, समीकरण 1 से। ये आपका जो है कूलॉम का सदिश निरूपण हो गया। तो इसे ये यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया बल, जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, उस नियम का पालन करता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस नियम को ये जो है फॉलो करता है। तो कूलॉम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। ये बात आपको परीक्षा में लिखनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है।